हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आपका स्वागत है देव फिजिक्स वाला क्लास में। और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन का मौलिक इकाई यूनिट 5। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हर एक कोशिका के पास कार्य करने की मूलभूत क्षमता होती है। फंडामेंटल क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोशिकांग होते हैं और सारे कोशिकांग का अपना अलग अलग कार्य क्या होता है? डिवाइड होता है। कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ बेकार पदार्थ है उसको निष्कासित करते हैं। ठीक है। जो भी जीवित कोशिका है उनमें क्या है? कार्य करने की क्षमता होती है। हमने ये भी पढ़ा कि कुछ कोशिकाएं क्या होती है? फिक्स होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। कुछ कोशिकाओं में क्या होता है? उसमें चेंज होते रहता है, जैसे अमीबा, एक कोशिकीय जो जीव है। तंत्रिका तंत्र, जिसमें कुछ भी, तंत्रिका कोशिका जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि कोशिकाओं का आकार उनके कार्य पे डिपेंडेंट है, मतलब किस कोशिका का क्या काम है उस पे डिपेंड होता है उनका काम, उसका आकार। पिछले क्लास में यही ना पढ़ा, रिवीजन मैंने कर दिया ना। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो उससे पहले एक दो क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के, मतलब इतना पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज किसने और कैसे किया? तो कोशिका खोज किसने किया था? तो सर, ये तो परसवे के क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं का। तो रॉबर्ट हुक सर, हाँ रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक, थूक नहीं, रॉबर्ट हुक। ठीक है। हुक लगा दो, हुक, समझ रहे हो? रॉबर्ट हुक। ठीक है। तो इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किससे किया था? तो जो पेड़ पौधा का जो छाल होता है ना, छाल, उसमें एक कॉर्क होता है, कॉर्क, जो पतला सा बहुत सारे कोशिकाओं से मिला हुआ होता है, मृत कोशिकाओं से मिला हुआ बनता है। उसको जब वो अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से ऑब्जर्व किए ना, तो उसमें देखा कि उसमें बहुत छोटा 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 बॉक्स है, और सेम टाइप का बहुत सारा बॉक्स मिलके ये कॉर्क बना है। कॉर्क, खेले वाला कॉर्क नहीं बउआ, खेले वाला कॉर्क नहीं, समझे? जो पेड़ पौधा का छाल होता है ना, उसी में होता है एक लेयर होता है पतला सा। उसी को ऑब्जर्व करके रॉबर्ट हुक ने बताया कि ये जो छोटा छोटा बॉक्स जैसा दिख रहा है ना बउआ, वो का है? तो वो है कोशिका, वो है सेल। समझ रहे हो? तो यही तो क्वेश्चन कर रहा था। कोशिका की जीवन की संरचना और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका की जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका को, एक मिनट, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं, मैं पढ़ रहा था, सॉरी। क्वेश्चन क्या है कि कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई, संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी जीव जो है, चाहे वो बहुकोशिकीय हो या एक कोशिकीय हो, सब किससे बना है भैया? सेल से ही तो बना है, कोशिका से ही तो बना है। ये जीवन की फंडामेंटल यूनिट है। मतलब ऐसा दुनिया में कोई जीव नहीं है जो कोशिका से नहीं बना है। किससे बना है? कोशिका से ही बना हुआ है। ठीक है। ठीक है, क्या बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। और यही जो कोशिका है, जो भी जीवित कोशिकाएं होती है, उनमें मूलभूत कार्य करने की क्या होती है? क्षमता होती है।
मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। उन कोशिकाओं में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कोई एनर्जी बना रहा है, तो कोई प्रोटीन बना रहा है, तो कोई बेकार पदार्थों को बाहर निकाल रहा है। पूरा उसमें फंक्शन होते रहता है। तो इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई कहते हैं। संरचनात्मक क्योंकि जो कोई भी जीव है, चाहे वो बहुकोशिकीय हो या एक कोशिकीय हो, वो किससे बना हुआ है? तो सर कोशिका से बना हुआ है। एक कोशिकीय है तो एक कोशिका से, बहुकोशिकीय है तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो संरचनात्मक इकाई है कि नहीं? किसी भी जीव का संरचना कैसे हुआ है? तो किसी भी जीव का संरचना इन कोशिकाओं से ही तो हुआ है। तो संरचनात्मक इकाई कहेंगे कि नहीं? समझ रहे हो? और क्रियात्मक इकाई माने मतलब जो बॉडी में काम हो रहा है, ये क्या है? कोशिका बहुत सारे काम को करते हैं। नए पदार्थों का प्रोडक्शन हो गया, उत्सर्जन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रियात्मक इकाई भी तो बोलेंगे। तो कोशिकाओं को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों बोलते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम यह है, क्वेश्चन के रूप में टॉपिक का नाम दिया हुआ है, कोशिका किससे बनी है? कोशिका किससे बनी है? और इसका संरचनात्मक संगठन क्या है? कोशिका किससे बनी है और इसका संरचनात्मक संगठन क्या है? ये आया हमारे पास क्वेश्चन। अब हम चालू करेंगे पढ़ना। तो जो साइंटिस्ट थे पहले वाले, वो जब ऑब्जर्व कर रहे थे कोशिका को, तो कोशिका के 3 गुण को ऑब्जर्व किए, 3 प्रॉपर्टी को वो ऑब्जर्व किए, 3 प्रॉपर्टी को उन्होंने देखा। फर्स्ट क्या देखा सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या देखा सर? न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिंदी क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिंदी क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। न्यूक्लियस का केंद्रक। तीसरा क्या देखा? साइटोप्लाज्मा। क्या देखा? साइटोप्लाज्मा। जब एकदम सूक्ष्मदर्शी लगा के चेक कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि अरे यार, इसमें 3 गो चीज तो दिख रहा है। 3 गो चीज क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्मा है। क्या है? साइटोप्लाज्मा है। क्या है सर? साइटोप्लाज्मा है। क्या है सर? साइटोप्लाज्मा, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या है सर? साइटोप्लाज्मा, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। फर्स्ट क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। दूसरा क्या हुआ? केंद्रक। और तीसरा क्या हुआ? साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। ये जो होते हैं कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप, ठीक है, मतलब कोशिका के अंदर जो भी
कोशिका के अंदर जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, ठीक है, कोशिका के अंदर, क्या कोशिका के अंदर जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, और साथ में, और क्या सर, साथ में बाह्य पर्यावरण से, माने बाहरी पर्यावरण से कैसे सामंजस्य बैठाना है, ये सब यही तीनों मिलके करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या कहते हैं उसको, कौन बोल सकते हैं कि कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं? तो कोशिका के अंदर जितना भी संरचनात्मक कार्य हो रहा है और बाह्य पर्यावरण से जो भी क्रियाएं हो रही है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि कोशिका के अंदर जितना भी क्रियाकलाप हो रही है और बाह्य पर्यावरण से भी जो भी क्रियाकलाप हो रही है, सबका देखरेख कौन करता है? यह भैया सब करते हैं। क्या 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 बोले सर, फिर से समझाइए सर, फिर से। तो हमने ये बोला कि कोशिका के अंदर जितना भी काम हो रहा है, क्रियाकलाप हो रहा है, जैसे माइटोप्लाज्मा और क्या, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये सब जो कोशिकांग है, तो उसके अंदर जितना काम हो रहा है ना, किसके अंदर? कोशिका के अंदर, और साथ में बाह्य पर्यावरण से जो भी क्रियाएं हो रही है, बाह्य पर्यावरण से जो भी क्रियाएं हो रही है, उनका देख रेख कौन करता है? यही तीनों महाशय लोग करते हैं, ठीक है, समझ गए? समझ गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या सर, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा। न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब समझिए कि ये मैनेजमेंट करते हैं। ये क्या है? कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर होने वाले क्रियाओं को मैनेजमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं। कोशिका के अंदर जितना भी क्रियाएं हो रही है और कोशिका के बाहर बाह्य पर्यावरण से, कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है और बाह्य पर्यावरण से इनका जो क्रियाएं हो रही है, सब किसके कारण संभव हो पाता है? इन्हीं के कारण संभव हो पाता है, इन्हीं तीन के कारण संभव हो पाता है। मतलब ये समझिए कि मैनेजर हैं, मैनेज करने वाले हैं। बाह्य पर्यावरण से जो भी काम हो रहा है इनके साथ, और कोशिका के अंदर जो भी काम हो रहा है, सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? यही साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। चलिए सर, समझ गए। अब क्या करेंगे हम आगे? तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, झिल्ली सही है, ऐसे नहीं होता। प्लाज्मा झिल्ली, ये क्या होता है प्लाज्मा झिल्ली? तो जो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहरी परत, ये कवच जैसा होता है, सबसे बाहरी परत, ठीक है। ये क्या करता है कि हम बताएं ना अभी कि बाह्य पर्यावरण माने बाहरी, कोशिका के बाहर का पर्यावरण और कोशिका के बीच जो क्रियाकलाप होता है, उस किसके कारण? उसमें ये अपना हाथ बटाता है, उसमें ये क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है प्लाज्मा झिल्ली। बाह्य पर्यावरण और कोशिका, बाह्य पर्यावरण और कोशिका के अंदर, बाह्य पर्यावरण और कोशिका के अंदर, इन दोनों के बीच में ये प्लाज्मा झिल्ली खड़ा रहता है।
कोशिका के चारों तरफ कवच जैसा घेरे रहता है। किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है, ये सब डिसाइड ये प्लाज्मा झिल्ली करता है। समझ रहे हो, किसको अंदर आना है, कौन से पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा पर्यावरण में, या पर्यावरण से कौन सा इन्वायरमेंट से कौन पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा, सब डिसाइड कौन करता है, ये प्लाज्मा झिल्ली। समझ रहे हो, कौन करता है, ये प्लाज्मा झिल्ली करता है। सर थोड़ा सा और क्लियर समझाइए, कैसे कैसे? तो जैसे मान लीजिए O2 है, CO2 है, जल है, समझ रहे हो, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ये जो कोशिका के अंदर आते हैं या कोशिका के बाहर जाते हैं, ये किसके मर्जी से जाते हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली के मर्जी से जाते हैं। किसके झिल्ली से? तो प्लाज्मा झिल्ली के मर्जी से जाते हैं। सर तो ये मूव कैसे करते हैं सर? कोशिका के बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ये मूव कैसे करते हैं सर? कैसे मूव करते हैं सर? क्वेश्चन आता है ना कि कैसे मूव करता है। तो एक होता है विसरण, एक होता है विसरण विधि। विसरण विधि द्वारा करते हैं। कैसे सर? विसरण विधि द्वारा। ठीक है, ये विसरण विधि होता क्या है सर? तो इस विसरण विधि में इसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। विसरण विधि को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें होता क्या है सर? तो इसमें जो होता है ना कि कोई भी जो मटेरियल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। विसरण विधि में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल, जैसे ऑक्सीजन है, एक तरफ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का हाई है और दूसरे तरफ कम है, तो कहां से कहां मूव करेगा? तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन सुर जाएगा, सुर जाएगा, सुर जाएगा। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। जैसे मान लीजिए रूम है, रूम में 500 लड़का को कोचा कोची से भर दिए, ठीक है, एकदम कोच कोच के भर दिए, और एक रूम है जिसमें केवल 5 लड़का है, तो इस रूम में 500 लड़का है, तो मतलब इस रूम में लड़कों का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि नहीं? मतलब कितना ज्यादा है? कंसंट्रेशन ज्यादा है। और उस रूम में 5 लड़के हैं, उसमें लड़कों का कंसंट्रेशन कम है। सांद्रता क्या? सांद्रता मतलब कितना ज्यादा है, कंसंट्रेशन मतलब कितना ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा है और उसमें कम है, तो क्या होगा? यदि दरवाजा खोलेंगे तो इसमें से भरभरा के सब लड़का उस रूम में चला जाएगा, इस रूम से भरभरा के लड़का उस रूम में चला जाएगा कि नहीं? तो यही तो होता है विसरण विधि। विसरण कि जो मटेरियल है या कोई भी पदार्थ है वो हाई इस रूम में लड़कों का कंसंट्रेशन ज्यादा था और उस रूम में कम था, तो उस रूम से इस रूम में आएंगे क्या? वो 5 लड़कों में से कोई लड़का इस रूम में आएगा क्या? अरे भाई ये बड़ी भीड़ है भैया, ए में नहीं जाएंगे, ए में नहीं जाएंगे। कहां जाएगा? इस 500 लड़कों में से उस रूम में जाएंगे कि अरे यार बड़ी भीड़ है, इसमें से निकल के उसमें जाओ, है ना? यही होता है विसरण विधि। तो विसरण विधि में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पदार्थों का क्या होता है? मूवमेंट होता है। मूवमेंट। हाई कंसंट्रेशन मतलब क्या? मतलब बहुत ज्यादा सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थ का गति होता है। क्या होता है? पदार्थ का गति होता है। समझे? जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ये क्या है? सेल है, सेल है, ये क्या है सर? सेल है। इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का
सांद्रता ज्यादा है। देखिए पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में CO2 का सांद्रता कितना है सर? 0.03%। कितना है? 0.03%। अब मान लीजिए इससे इस कोशिका में कंसंट्रेशन ज्यादा है, मान लो इसमें कितना है? 0.3%। इस कोशिका में ऑक्सीजन का सांद्रता कितना है? 0.3%। और बाहर में 0.03%। यहां कितना है? 0.3%। अब आप बताइए कि ये जो CO2 है कहां से कहां जाएगा? अरे सर अभी तो आप बताए कि जो है कोई भी पदार्थ है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। सर ये तो 0.03% है, ये तो 0.3% है, मतलब ये क्या है? ये ज्यादा है सर, ये कम है सर। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। तो विसरण, इसी को तो विसरण कहते हैं। और इसी विधि के द्वारा कोई भी पदार्थ वो कोशिका के अंदर आती है या कोशिका से बाहर जाती है, कोशिका के अंदर आती है या कोशिका से बाहर जाती है। कौन सा विधि? विसरण विधि। वो किससे होके जाती है? इसके जो चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली है, ये कोशिका है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? एक कवच होगा, प्लाज्मा झिल्ली। उसी प्लाज्मा झिल्ली से क्या होगा? कोशिका के अंदर से CO2 प्लाज्मा झिल्ली होते हुए बाहर जाएगा। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो कैसे जाएगा सर? तो ऑक्सीजन जो है, मान लीजिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, ऑक्सीजन का सांद्रता क्या है? बाहर ज्यादा है। क्या है? बाहर ज्यादा है और कोशिका के अंदर कम है। अब कहां से कहां जाएगा? तो सर ये तो बहुत सिंपल है, अभी तो आप बताए कि कैसे मूव करता है। हाई सांद्रता से लो सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता बाहर है, कम सांद्रता अंदर है, तो बाहर से अंदर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। क्या होगा? बाहर से अंदर जाएगा। इसी को तो विसरण विधि कहते हैं, डिफ्यूजन इसी को तो कहते हैं। इसी के द्वारा जो गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मूवमेंट होता है, इसका गति होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। किसके हेल्प से? प्लाज्मा झिल्ली के हेल्प से, प्लाज्मा झिल्ली के हेल्प से। जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका गति होता है, उसका मूवमेंट होता है सेल के बाहर या सेल के अंदर। आया समझ में? आया मजा? डाउट है तो पूछ सकते हो। तो गैसों का जो मूवमेंट होता है कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर, किसके द्वारा होता है? इस विसरण विधि द्वारा होता है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिफ्यूजन कहते हैं। उसी तरह जल का भी होता है, उसी तरह क्या होता है? जल का भी होता है। और एक चीज, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, और एक चीज, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है सभी पदार्थों को अंदर और बाहर नहीं जाने देता, कुछ ही पदार्थों को ये मूवमेंट अलाउ करता है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है
ये ऐसा नहीं कि सब पदार्थ को जो मन जो अंदर से बाहर चला गया कोशिका के अंदर, या जो मन किया कोशिका के अंदर से बाहर निकल गया, नहीं, यह कुछ ही पदार्थों को क्या करता है, अलाउ करता है अंदर से बाहर जाने का या बाहर से अंदर जाने का। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव क्या, सेलेक्टिव क्या कहते हैं, एक मिनट कैमरा देख लें। चलिए, आ रहा है कैमरा, अच्छा, वीडियो अच्छा से आ रहा है। क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव माने क्या होता है, सेलेक्टिव माने सेलेक्ट करके, जैसे 10 को लड़का है उसमें 2 को लड़का को चुनना है, तो जैसे एग्जाम नहीं होता है, तो एग्जाम देके सेलेक्ट किए कि अच्छा ई और इसको चुन लिए अपने टीम में, होता है ना, होता है कि नहीं। बहुत सारे इंडिया में खिलाड़ी है, लेकिन उसमें से 11 खिलाड़ी को सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये सारे पदार्थों को क्या करता है, कोशिका से बाहर या कोशिका के बाहर से, सारे पदार्थों को क्या करता है, बाह्य पर्यावरण से कोशिका के अंदर या कोशिका के अंदर से बाहर जाने आने का अलाउ नहीं करता है। कुछ ही पदार्थों को ये क्या करता है, बाहर, कोशिका के बाहर या बाहर से कोशिका के अंदर आने का अलाउ करता है, जिसमें से एक है ऑक्सीजन और CO2, जो विसरण विधि द्वारा क्या होता है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर करता है। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा वहां से कम कंसंट्रेशन, जैसे मान लो कि पर्यावरण में कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये कोशिका के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो पर्यावरण से वो गैस माने ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर आएगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा गैसों का। उसी तरह से जल का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये भी मतलब जो है ना, जल का मूवमेंट जो है ये भी विसरण, जो डिफ्यूजन तरीका है उसी पर बेस्ड है, लेकिन उसको परासरण कहते हैं, विसरण नहीं कहते, उसको परासरण कहते हैं, जिसको हम कल पढ़ेंगे। कृपया आप पढ़ के आइएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि कब हो, इसमें बहुत सारे अल्प परासरणी होता है, अति परासरणी, सम परासरणी होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, इसको हम लोग कल अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और क्या करना है, बस पढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।